पॉइंट जैव विविधता की विलुप्त होने के कारण है। प्राकृतिक आवासों की कमी है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण प्रदूषण है, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन है, अंधविश्वास एवं अज्ञानता है, कृषि व वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण है। जैव विविधता संरक्षण। वर्तमान में जैव विविधता का संरक्षण निम्न दो प्रकार से किया जाता है। एक तो स्व स्थानीय संरक्षण। इसमें जिस संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षित करना होता है उसके अनुसार ही चयनित प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थितियां एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है और इसके तहत हमारे देश में निम्न संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की जा चुकी है। एक तो जीव मंडल रिजर्व 18, राष्ट्रीय उद्यान 102, वन्य जीव अभ्यारण्य 517, संरक्षण रिजर्व 47। वही स्थानीय संरक्षण। जैव विविधता वाले संरक्षण की इस विधि में संकटग्रस्त पादप और जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर कृत्रिम आवासों में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके तहत ही निम्न संरक्षित क्षेत्रों का विकास किया जाता है। बाटेनिकल उद्यान, बीज बैंक, टिश्यू कल्चर लैब, चिड़ियाघर, जू बोलते हैं जिसे, एक्वेरियम और छठा जीन बैंक। और फिर अब जैव विविधता संरक्षण के प्रयास हैं। विश्व में जैव विविधता के निरंतर ह्रास को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने के अधीन वर्ष 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन किया गया और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और इस संस्था द्वारा 1972 में एक पुस्तक रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया गया और इस पुस्तक में लुप्त हो रही जातियों और उनके आवास तथा वर्तमान में उनकी संख्या को सूचीबद्ध किया गया है। और IUCN ने विश्व की जीव प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 समवर्गों में विभाजित किया है। विलुप्त प्रजातियां, इसमें ऐसी जातियां जो कि अब विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं है मिलती हैं, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। उदाहरण जैसे डोडो पक्षी, डायनासोर, रामनिया पादप आदि। संकटग्रस्त प्रजातियों में ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं तथा जिनका की संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र ही विलुप्त हो जाएंगी, जैसे चीता, बाघ वगैरह और जिम्नो बाइलोबा और सर्पगंधा और गेंडा आदि। फिर अति संवेदनशील प्रजातियों में ऐसी प्रजातियां जिनकी की संख्या तेजी से कम हो रही है तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका है। दुर्लभ प्रजातियों में ऐसी प्रजातियां जो कि प्राय सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई हैं या फिर जिनकी की संख्या बहुत ही विरल है। पर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जिनके के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उन्हें उक्त किसी भी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। जैव विविधता पर कन्वेंशन है। ये जैव विविधता संबंधी सभी पहलुओं के समाधान हेतु 1992 में रियो डी जेनेरो के आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में पारित किया गया था और पहला वृहद वैश्विक समझौता है और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है और CBD की वैश्विक सदस्यता 193 देश है। फिर जैव विविधता कन्वेंशन CBD में पक्षकारों का 11वां तथा 12वां सम्मेलन COP 11 एंड COP 12 और COP 11/8/19 अक्टूबर 2012 तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसका नारा था प्रकृति रक्षिते रक्षिता, प्रकृति रक्षा करती है अगर उसकी रक्षा की जाए था। और इस सम्मेलन में एशिया व पैसिफिक के लिए भी जैव विविधता पर UN दशक भी जारी किया गया। COP 12 प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में अक्टूबर 2014 में आयोजित किया गया था और कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल 29 जनवरी सन 2000 को स्वीकृत किया गया था और भारत ने इस पर 17 जनवरी सन 2003 को सहमति दी और ये प्रोटोकॉल 11 सितंबर सन 2003 को से प्रभावी हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 और 2020 के दशक को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और जंगली वनस्पति एवं प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन व द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, शॉर्ट में होगा CITES। और वन्य जीवों के संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए भी इस समझौते पर मार्च 1973 में हस्ताक्षर किए गए। भारत ने इस पर जुलाई 1976 में हस्ताक्षर किए और इससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में शामिल सभी पक्षियों व प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन CMS वॉन कन्वेंशन के नाम से जाने वाला यह कन्वेंशन एक अंतर संस्कार संधि है जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में पूर्ण हुई है और ये कन्वेंशन 1979 में प्रवृत्त हुआ था। कन्वेंशन का लक्ष्य प्रवासी प्रजातियों की संपूर्ण श्रृंखला का संरक्षण करना है। भारत 1 नवंबर 1998 से कन्वेंशन का पक्षकार है। CMS के अधीन निम्न करारों में भारत के हस्ताक्षरकर्ता देश है।
साइबेरियन क्रेन समझौता ज्ञापन, इसका उद्देश्य साइबेरियन क्रेन तथा इसके प्राकृतिक वास का परिरक्षण और संरक्षण करना है और भारत ने इस पर 13 दिसंबर सन 1988 को हस्ताक्षर किए। साइबेरियन क्रेन शीतकाल में भारत की प्रवासी आगंतुक है। मेरिन टर्रल समझौता ज्ञापन, मेरिन टर्रल भारत के पूर्वोत्तर के किनारों पर आने वाले प्रवासी पक्षी है और इस एमओयू का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के मेरिन टर्रल तथा उसके प्राकृतिक वास का संरक्षण व प्रबंधन करना है। भारत ने 20 फरवरी 2007 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए। फिर डुंगोंग समझौता ज्ञापन, इसका लक्ष्य डुंगोंग व उसकी समस्त श्रृंखला के प्राकृतिक वास का संरक्षण और प्रबंधन करना है। भारत ने एमओयू पर 28 मई सन 2008 को हस्ताक्षर किए थे। डुंगोंग गुजरात से लेकर के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक के भारतीय जल में पाए जाते हैं। फिर है विश्व वन्यजीव निधि, ये जैव विविधता के संरक्षण हेतु विश्व वन्यजीव निधि WWF द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। इसका प्रतीक पांडा है और विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को स्विट्जरलैंड में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग व्हेलोंग के संरक्षण हेतु भी 2 दिसंबर सन 1946 में स्थापित, भारत 1981 से इसका सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर संगठन ITTO, भारत ITTO का संस्थापक सदस्य है, जिसका लक्ष्य उष्ण कटिबंधीय वनों का संरक्षण तथा वानिकी के क्षेत्र में समृद्ध होने से जो है सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय बांस व बेंत नेटवर्क INBAR, अंतर्राष्ट्रीय बांस व बेंत नेटवर्क वर्ष 1997 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। फिर राष्ट्रीय प्रयास नेशनल एफोर्ट्स, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD के प्रति भी भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर के केंद्र सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 को फरवरी 2003 में पारित किया गया। भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानूनों को एक दायरे में लाने के उद्देश्य से दिनांक 2 जून 2010 को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन हुआ और अब उक्त कानूनों के अंतर्गत अपील राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में दर्ज होगी और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय भोपाल में है और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार ने नॉर्वे की सरकार के साथ में मिलकर के भारत में जैव विविधता व नीति एवं कानून को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA चेन्नई में जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र स्थापित किया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA चेन्नई तमिलनाडु। NBA एक कारपोरेट निकाय है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को चेन्नई तमिलनाडु में जैव विविधता अधिनियम और 2002 के तहत की गई थी और इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ ही उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की जानकारी का प्रसार करना है। विज्ञान एक्सप्रेस जैव विविधता स्पेशल जो है SEBS साइंस एक्सप्रेसेस ब्लोवर सिटीज स्पेशल, देश की अनोखी जैव विविधता के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से यह ट्रेन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2012 को नई दिल्ली से रवाना की गई और नई दिल्ली से ही 9 अप्रैल 2013 को इसका द्वितीय चरण शुरू किया गया और इसका तीसरा चरण 28 जुलाई सन 2014 को रवाना किया गया। हैदराबाद में राष्ट्रीय जैव विविधता संग्रहालय व गार्डन स्थापित किया जा रहा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व प्रमुख अधिनियम है जिसके जरिए देश में वन्य जीवों को संरक्षण व सुविधा प्रदान की जाती है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB और वन्य जीव में अवैध व्यापार को कारगर ढंग से नियंत्रित करने के लिए भी 6 जून 2007 को वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया और ब्यूरो का मुख्यालय दिल्ली में है। फिर भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन की गई है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता वर्ष 1961 में कोलकाता में स्थापित ये संस्था देश की विशेष समृद्ध प्राणी का संगत विविधता पर सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZI का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना भी देश में चिड़ियाघरों के संरक्षण के उद्देश्य से 1992 में की गई थी। हाथी परियोजना हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों के दीर्घकालिक जीव के सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों की सहायता से करने हेतु फरवरी 1992 में ये केंद्र परिवर्तित परियोजना आरंभ की गई थी। फिर हाथी परियोजना के उद्देश्य हैं हाथियों के पर्यावासों और गलियारों का संरक्षण करना भी मानव पशु संघ
अर्श संबंधी मुद्दों का समाधान करता है और पालतू हाथियों का कल्याण हाथी परियोजना को 17 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व हरियाणा राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। हाथी परियोजना की सहायता से देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया। वर्तमान में ओडिशा, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित हैं। वर्तमान में कुल 28 हाथी रिजर्व हैं तथा 2 अन्य हाथी रिजर्वों वो लेमरू तथा हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ व खासी हाथी रिजर्व मेघालय को केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक व केरल में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय भालू संरक्षण एवं कल्याण कार्य योजना नेशनल बियर कन्वर्जेशंस वेलफेयर एक्शन प्लान 26 नवंबर 2012 को ये कार्य योजना जारी की गई थी और भारत में भालू की निम्न 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो स्लोथ बियर, फिर है एसेस्टिक ब्लैक बियर, फिर है मालियन सन बियर और द हिमालयन ब्राउन बियर। और गिद्ध वल्चर संरक्षण योजना भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में मिलकर के गिद्ध वल्चर संरक्षण के लिए भी एक कार्य योजना तैयार किया और सरकार ने हरियाणा में पिंजौर व पश्चिम बंगाल में बक्सा तथा असम में रानीवन और भोपाल, भुवनेश्वर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद के 4 चिड़ियाघरों में पालन पोषण केंद्रों को स्थापित किया है। हरियाणा के पिंजौर में स्थापित जटायु संरक्षण संप्रजनन केंद्र जेसीबीसी प्रथम गिद्ध संरक्षण ब्रीडिंग केंद्र है और सालिम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान केंद्र जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। फिर जैव मंडल रिजर्व ये स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवंशिकी विविधता बनाए रखने के लिए भी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई और उनका उद्देश्य जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता को बनाए रखने के साथ ही पर्यावरण के प्रति भी जनमानस में जागरूकता का प्रसार करना भी है। जैव मंडल रिजर्व पार्थिव और तटीय पारिस्थितिकी के ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको कि यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के ढांचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी पहचान की जाती है और ये कार्यक्रम 1986 में आरंभ किया गया था। विश्व में 631 बायोस्फीयर रिजर्व 119 देशों में फैले हैं। वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में 18 स्थलों को जैव मंडल रिजर्व BR का नाम दिया गया है। देश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र और हैं एक तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात, मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व तमिलनाडु, सुंदरवन बायो रिजर्व पश्चिम बंगाल, नंदा देवी बायो रिजर्व उत्तराखंड, नीलगिरी बायो रिजर्व तमिलनाडु केरल में कर्नाटक, देबांग बायो रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी बायो रिजर्व मध्य प्रदेश, सिमली पाल बायो रिजर्व उड़ीसा और अचकन अमरकंटक मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। फिर मानस बायो रिजर्व असम, कंचनजंगा रिजर्व सिक्किम और अगस्त्य मलाई बायो रिजर्व तमिलनाडु व केरल और ग्रेट निकोबार बायो रिजर्व ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर नोकरेक बायो रिजर्व मेघालय, हिब्रू सेखोवा बायो रिजर्व असम, ठंडा मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश और पन्ना मध्य प्रदेश में। और अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर भी नामित किए गए 18 जैव मंडल रिजर्व में से 9 जैव मंडल रिजर्व नामित है। नीलगिरी तमिलनाडु केरल और कर्नाटक, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, पश्चिम पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और सिमलीपाल ओडिशा, नोकरेक मेघालय, अचकन मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और ग्रेट निकोबार यूनेस्को के जैव मंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने MAB कार्यक्रम के तहत निकोबार द्वीप समूह भारत को 31 मई 2013 को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और अगस्त्य मलाई जैव मंडल रिजर्व इस विश्व नेटवर्क में शामिल करने के लिए MBA सचिवालय पेरिस को अग्रेसित कर दिया गया है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी तमिलनाडु केरल में कर्नाटक जैव मंडल रिजर्व था। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ जैव मंडल रिजर्व है। कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्ति का संरक्षण और प्रबंधन। कच्छ वनस्पति ऐसे पादप हैं जो कि लवणीय परिवेश, लहरों, वायु की तीव्र गति तथा उच्च तापमान और कच्ची कीचड़ युक्त अनाक्षीय मृदा जो कि इस अन्य पादपों के लिए अनुपयुक्त परिस्थितियों का मिश्रण है कि में जीवित रहते हैं। और कच्छ वनस्पति भूभागीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में एक सेतु है। यह समुद्री तट रेखा को स्थिर करती है और समुद्र द्वारा हो रहे कटाव से तटबंध की रक्षा करती है। कच्छ वनस्पति समूचे भारतीय समुद्र तट पर परिरक्षित मुहानों, ज्वारीय खाड़ियों और पेक वाटर तथा दलदली मैदानों में पाई जाती है। ट्रैक 67
आगे था पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में देश का अधिकतम कच्छ वनस्पति आच्छादन क्षेत्र है और उसके बाद में गुजरात और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। भारत में विश्व की लगभग 3% तथा एशिया की लगभग 8% कच्छ वनस्पति पाई जाती है और वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार देश में कच्छ के वनस्पति क्षेत्र 4,628 के वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक संख्या में कच्छ वनस्पति स्थल महाराष्ट्र 10 में पाए जाते हैं और सरकार ने गहन संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु भी समग्र देश के आधार पर 38 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की पहचान की है। कच्छ वनस्पति वनों को ज्वारीय वन, तटीय वनस्पति, समुद्र में चले जाने वाले वन और रूट ऑफ द सी ओशिनिक रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पर्यावरण मंत्रालय ने उड़ीसा में राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति आनुवंशिकी संसाधन केंद्र की भी स्थापना की है। प्रवाल भित्तियां आपस में पक्की तरह से जुड़ी हुई पथरीले प्रवाल पॉलिपों के ढांचे होते हैं और ये समुद्र जीव जंतुओं और वनस्पति के लिए भी आश्रय और पोषण प्रदान करती है। और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भी 4 प्रमुख क्षेत्र की पहचान की गई है और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, कच्छ की खाड़ी गुजरात, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारतीय प्रवाल भित्ति की लगभग 2338.87 वर्ग किलोमीटर है और सरकार ने पोर्ट ब्लेयर में एक राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है और प्लेटफॉर्म फ्रीजिंग भित्तियां कच्छ की खाड़ी और एटॉल भित्तियां लक्षद्वीप इस समूह में पाई जाती हैं। फिर वन एवं पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की याद में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार IGPP की शुरुआत की गई और ये जो है पुरस्कार जो है उन लोगों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था जिन्होंने कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सम्मानजनक और प्रभावकारी कार्य किए थे। वर्ष 2009 से इसके तहत ही संगठन श्रेणी में 5-5 लाख रुपए के 2 पुरस्कार तथा व्यक्तियों की श्रेणी में प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख व 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। नगद पुरस्कार के अलावा भी प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक रजत कमल ट्रॉफी तथा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र IPVM पुरस्कार, ये पुरस्कार वन रोपण, बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा प्रत्येक वर्ष किए गए अग्रणी और नवीन कार्यों को मान्यता देने के लिए भी वर्ष 1986 में शुरू किया गया था और इसके तहत मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ साथ भी 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। वन और वनावरण की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए भी IVPM पुरस्कार वर्ष 2008 से लागू किए गए हैं और इन पुरस्कारों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया और प्रत्येक श्रेणी में निम्नानुसार केवल एक पुरस्कार दिया जाता है। श्रेणी और पुरस्कार राशि है 80,000 वर्ग किलोमीटर और उससे अधिक भौगोलिक क्षेत्र वाले बड़े राज्य इसके लिए 8 लाख रुपए, फिर 80,000 वर्ग किलोमीटर से कम भौगोलिक क्षेत्र वाले छोटे राज्य 5 लाख रुपए और संघ राज्य क्षेत्र में 5 लाख रुपए। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार में राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वन्य जीवन पर उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है जिसमें कि वन्य जीवन को बचाने और संभालने में मात्रात्मक और बड़ा प्रभावी योगदान देने की क्षमता हो। इसके तहत 1-1 लाख रुपए के 2 नगद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये पुरस्कार वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है और इसके तहत वन्य जीव सुरक्षा से जुड़े हुए एकल व्यक्तियों और संस्थानों को 1-1 लाख रुपए के 2 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर सलीम अली फेलोशिप और कैलाश सांखला फेलोशिप पुरस्कार, देश के 2 महान वन्य जीव संरक्षकों श्री कैलाश सांखला और डॉक्टर सलीम अली की स्मृति में पर्यावरण और वन्य मंत्रालय से ये 2 फेलोशिप बारी बारी से प्रत्येक वर्ष प्रदान करता है और इस फेलोशिप का उद्देश्य भारत के उन्नत वन्यजीव धरोहर के संरक्षण में अनुसंधान अथवा परिरक्षण परियोजनाओं हेतु देश के वन्यजीव प्रबंधकों और वैज्ञानिकों को प्रेरणा और बढ़ावा देना है। महत्वपूर्ण तथ्य में भारत के पास में पूरे विश्व की भूमि का 2.4% हिस्सा है लेकिन ये क्षेत्र कुल जैव विविधता की लगभग 7 से 8% हिस्से को आश्रय प्रदान करता है। भारत को प्राकृत वास विविधता हैबिटेट डाइवर्सिटीज के आधार पर 12 भागों बायो जियोग्राफिकल जोन में बांटा गया है। लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में काला हाथी मरुस्थल में पाए जाने वाले वाला शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा व सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है।
फिर राष्ट्रीय स्टड बुक्स समन्वित संरक्षण प्रजनन के लिए भी रखा गया है और सभी संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों का रिकॉर्ड है। और अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ डे 22 अप्रैल, विश्व टटर्लल दिवस 23 मई, और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई, और फिर विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व चिड़िया दिवस 20 मार्च, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, विश्व वन दिवस 21 मार्च, वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है और अफ्रीका में सीसी टीएसई और टीएसई मक्खी पाई जाती है। और विक्रमाशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में स्थित है। एमू का कोकाबरी तथा लॉयर बर्ड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पक्षी हैं और एमू बड़े आकार का पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है और लेकिन शुतुरमुर्ग की भांति तेज दौड़ सकता है। और कोकाबर्रा को लॉफिंग जैकॉस भी कहते हैं क्योंकि इसकी भी बोली विचित्र हंसी सी लगती है। लायर बर्ड संसार के सुंदर पक्षियों में से है। यह नकल करने में भी बड़ी ही कुशल है और ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ भी नकल कर लेता है। और फिर है येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका। यह विश्व का प्रथम नेशनल पार्क है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भी प्रथम नेशनल पार्क है जो कि 1 मार्च 1872 को स्थापित किया गया। पांडा पांडा को WWF या WWFN का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। वन में वन्य जीवों की संविधान की संवर्ती सूची में रखा गया है और चीन तिब्बत प्रदेश में आई वनस्पति को बोरियल के नाम से भी जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय पड़ोसी देशों में आई वनस्पति को पैलियो ट्रॉपिकल कहा जाता है। और वन महोत्सव ये भारत में वार्षिक वृक्षारोपण का भी त्यौहार है जिसे कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और ये महोत्सव केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर KM मुंशी द्वारा 1950 में प्रारंभ किया गया था। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं इसमें। प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर है इसका हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड। नेक्स्ट है, कच्छ वनस्पति देश के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर है इसका समुद्री तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट, देश में कुल कितने जैव मंत्रिमंडल क्षेत्र घोषित हैं? उत्तर है इसका 18। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट ताप स्थल कौन से हैं? उत्तर है इसका सभी हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट व्याख्या, मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान है और सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर है इसका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट व्याख्या, महाराष्ट्र में 35 वन्य जीव अभ्यारण्य है। वर्तमान में देश में कितने बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर है इसका 48। नेक्स्ट व्याख्या, 48वां टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व 21 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया। और विश्व वन्य जीव निधि WWF का प्रतीक क्या है? उत्तर है इसका गैनेट पांडा। और नेक्स्ट राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत कितने अभ्यारण्य हैं? उत्तर है इसका 3। नेक्स्ट व्याख्या, राज्य में 3 टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व हैं। पहले तो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, 2 सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट और 3 मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स को वर्ष 2013 और 14 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य जहाँ की टाइगर को संरक्षण प्राप्त होता है कौन सा है? उत्तर है इसका सरिस्का। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा वन्य जीव विषय को राज्य सूची में निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है? उत्तर है 42 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? उत्तर है इसका 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट, राज्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध किस तिथि से लगाया गया? उत्तर है 1 सितंबर 1973 से। व्याख्या है, इसमें भारत सरकार ने 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम को 1 सितंबर 1973 से लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। 1973 में ईस्वी में स्थापित भारत की पहली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? उत्तर है इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। नेक्स्ट है प्रश्न, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? उत्तर है इसका गोडावण को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरस्कार वन एवं वन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ है? उत्तर है इसका उक्त सभी हैं। एक तो है इसका कैलाश सांकला पुरस्कार, अमृता देवी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। और नेक्स्ट है प्रश्न, राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर है इसका वनों का विकास तथा वन एवं वन्य जीव संरक्षण। नेक्स्ट, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर है इसका राष्ट्रीय मरु उद्यान। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध साइबेरियन क्रेन सारस किस अभ्यारण्य में आते हैं? उत्तर है इसका
केवला घना पक्षी विहार में। और नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के कारण यूनेस्को में निम्न में से किसे विश्व प्राकृतिक धरोहर विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? उत्तर है इसका केवला देव घना पक्षी विहार। नेक्स्ट व्याख्या, यहाँ पर ये पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है और भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राजस्थान की कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? उत्तर है इसका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या, इसमें भारत का गोल्डन टाइगर्स सुनहरा त्रिकोण आगरा, दिल्ली, जयपुर में है। और उड़ान गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर है इसका सीता माता। और व्याख्या, ये अभ्यारण्य चीतल एवं चौसिंगा के लिए भी जाना जाता है। और ऐसे राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में विस्तृत वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट व्याख्या है, ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में ये कोटा, बूंदी व सवाई माधोपुर जिलों में विस्तृत है। ये चंबल नदी पर विस्तृत है। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और ओरई व ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल है? उत्तर है बस्सी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह अभ्यारण्य कौन सा है जो कि बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में भी नहीं है, फिर भी वहाँ बाघ विचरण करते हैं? उत्तर है इसका रामगढ़ विषधारी बूंदी। जैसे पश्चिमी राजस्थान में कुरुंजा नाम किससे संबंधित है? उत्तर है इसका भ्रमणशील आप्रवासी पक्षियों से। ऐसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा विख्यात है? उत्तर है कैलाश साकला। व्याख्या, इन्हीं के प्रयासों से 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था। ऐसे सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाने वाली उड़न गिलहरी कौन से वृक्ष पर रहती है? उत्तर है इसका महुआ वृक्ष पर। ऐसे संकटग्रस्त एवं विलुप्त एक एक आकार पर होती वनस्पतियां व वन्य जीव प्रजातियों के नाम किस पुस्तक में लिखे जाते हैं? उत्तर है इसका रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें चार हैं कि यह साल कर्णधारी वणकधारी पादपों एवं पहाड़ियों की सूची है। और दूसरा, यह उन वन्य जीवों वनस्पति प्रजातियों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करती है जो कि विलोपन से संकटापन्न है। और तीसरा, ये उन प्रजातियों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करती है जो कि विलुप्त हो चुके हैं। और चौथा, यह उन पादपों एवं प्राणियों की सूची है जो कि लाल सागर में विद्यमान है। तो इसका उत्तर जो है सत्य वो है कि दूसरा, ये उन वन्य जीवों वनस्पति प्रजातियों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करती है जो कि विलोपन के से संकटापन्न है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? उत्तर है यह पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, भारत में विशिष्ट प्रकार के भौंकने वाले एक हिरण किस अभ्यारण्य में विचरण करते हैं? उत्तर है मदुमलाई, तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर पाया जाता है? उत्तर है इसका बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, राजस्थान के अलावा कोडावण किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर है इसका गुजरात में। और नेक्स्ट है प्रश्न, IUCN की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1948 में। नेक्स्ट, देश में कुल कितने कच्छ वनस्पति क्षेत्र घोषित हैं? उत्तर है 38। जैसे कच्छ वनस्पति क्षेत्र देश के किस देश क्षेत्र में स्थित है? उत्तर है समुद्र तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, प्रवाल भित्तियों की संरक्षण हेतु घोषित प्रमुख क्षेत्र है? उत्तर है सभी हैं। एक तो मन्नार की खाड़ी, दूसरा कच्छ की खाड़ी और तीसरा लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व देश के किस भाग में स्थित है? ये उत्तर है भारत एवं श्रीलंका के मध्य समुद्री क्षेत्र में। जैसे 1992 में जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ पर स्वीकृत की गई? उत्तर है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। जैसे वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? उत्तर है इसका 102। जैसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर है इसका हेलिक नेशनल पार्क, उत्तराखंड। और नेक्स्ट है अब टॉपिक खरीफ व रबी फसल, भारत की प्रमुख फसलें। मौसम के अनुसार फसलें, खरीफ की फसलें, ये फसल जो है वर्षा के प्रारंभ में जून से जुलाई तक बोई जाती हैं और वर्षा समाप्ति पर सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक काटी जाती है। खरीफ की मुख्य फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन, जूट, गन्ना, कपास तथा तंबाकू हैं। रबी की फसलें रबी मौसम शरद ऋतु के साथ प्रारंभ होती हैं। रबी की फसल शीतकाल के आरंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और फरवरी अप्रैल तक काटी जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, बरसीम, सूरजमुखी, अलसी, अरहर, मसूर, अरबी, शकरकंद, चुकंदर, प्याज, लहसुन आदि की रबी की फसलें हैं। फिर कैच क्रॉप, ये फसल अगस्त से सितंबर में बोई जाती है और दिसंबर से जनवरी तक काट ली जाती है। इसमें तोरियां, मौसमी फल और सब्जियां आदि शामिल हैं। फिर जायद की रबी की फसल, यह फसल मार्च से जून तक बोई जाती है। इसमें मेथी, साग सब्जियां, खरबूजे, तरबूज, ककड़ियाँ आदि शामिल हैं। फिर बारहमासी फसलें, कुछ फसलें खेत पर वर्ष पर्यंत और कुछ दशाओं में तो वर्ष प्रति वर्ष खड़ी रहती हैं। इन्हें बारहमासी फसलें कहते हैं। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, नारियल आदि। और कुछ
कुल कृषि उत्पाद में खरीफ की फसलों का भाग भी लगभग 62%, रबी की फसलों का और भाग 24% तथा बारहमासी फसलों का हिस्सा 14% है। केवल खाद्यान्नों के उत्पादन में खरीफ की फसलों का हिस्सा 71% तक, रबी की फसलों का हिस्सा 29% रहता है। और खरीफ की फसलों का भाग भी प्रत्यक्ष रूप से भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा निर्धारित होता है, और मानसूनी वर्षाओं के द्वारा छोड़ी गई नमी की शेष मात्रा रबी की फसलों को ही प्रभावित करती हैं। इस तरह से दक्षिण पश्चिमी मानसून की रबी और बारहमासी फसलों की उपज पर भी प्रभाव डाला है। अतः देश की कृषि अर्थव्यवस्था में दक्षिणी और पश्चिमी मानसून एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयोग के अनुसार फसलें, उपयोग की दृष्टि से भारतीय फसलों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: खाद्य फसलें तथा दूसरा नकदी अथवा व्यापारिक फसलें।